नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा भी इसमें मौजूद रहे। लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। एक देश एक चुनाव कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत भी की। खास कार्यक्रम ये आयोजित हुआ है, जिसमें दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तस्वीरें भी सामने आई है। लखनऊ से तस्वीरें हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करने पहुंचे। उन्नीस सौ 80 के दशक में भी मुद्दा उठा था कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। वो चीजें आगे नहीं चल पाई और आज सरदेव अटल जी के ही उन भावों को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति सरदेव रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने अपनी सिफारिशें देश को की। व्यापक जनजागरण के माध्यम से लोगों की चेतना को जागरूक करना, क्योंकि वोटिंग तो जनता जनार्दन को करना है। लोकतंत्र आकर्षण का केंद्र बना रहे, लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा का भाव बना रहे। देश में एक स्थिर सरकार आए, 5 वर्ष का उसका टेन्योर हो, काम करने का एक पूरा अवसर उसे प्राप्त हो और इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता और खरीद फरोख्त को पूरी तरह लगाम लगाया जा सके। इस दृष्टि से जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी तो अब उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित होना एक सराहनीय प्रयास है। सुरक्षा की पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है और उस राजनीतिक स्थिरता के लिए बार बार के इलेक्शन न हो, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा न हुआ हो। पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत में 1952 में होता है। लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव है। कमोवेश ये इलेक्शन एक साथ 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से फिर 1967, ये एक साथ चुनाव होते रहे। लेकिन 1967 के बाद जब कांग्रेस में फूटन शुरू हुई और कांग्रेस स्वयं अपने आंतरिक मतभेदों के कारण अस्थिरता के दौर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो उसने उस अस्थिरता का शिकार देश को बनाया और फिर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सरकारों को भंग करना, कहीं इलेक्शन कराना, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू करना और उस दौर के साथ देश गुजरता आगे बढ़ता गया। और लखनऊ में एक बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हेडबॉल क्लस्टर 2024 से 25 का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने पुलिस परेड की सलामी भी ली। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर की पुलिस टीमें हिस्सा भी ले रही है। लखनऊ में 35वीं वाहिनी पीएसी के मैदान में प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का उद्घाटन हुआ। सीएम योगी ने इस 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत की। इस मौके पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे।
उद्घाटन के दौरान सीएम ने पुलिस परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया। इस आयोजन में देश भर से 75 पुलिस टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो हैंडबॉल और बास्केटबॉल में अपनी ताकत दिखाएंगी। एक खेल का महाकुंभ जैसा है। पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अवसर है जब इस प्रकार की स्थिति आती होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि प्रदेश की राजधानी में देश भर से पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, तेलंगाना की टीमें, वेस्ट बंगाल की टीम, ये सभी इस आयोजन का हिस्सेदार बन करके इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को भी साकार इस प्रतियोगिता के माध्यम से कर रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आज देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है और आज उसी का परिणाम है कि खेलकूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का एक माध्यम बन रहा है। हमने स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर एक खेल नीति लागू की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदार बने मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हमने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था देकर के 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग पदों में भर्ती करने का काम किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सच हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में खेल नीति लागू की गई है, जिसके तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस में नौकरी दी जा रही है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ी के नाते देश के लिए खेला है, उनके लिए हम लोगों ने तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन आज प्रदेश के माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को 65,000 से अधिक ऐसे मंगल दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट गांव-गांव में वितरण करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरणताल, 47 अत्याधुनिक जिम सेंटर, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 8 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केट कोर्ट, 4 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और 2 जूडो हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल और 19 डॉर्मेट्री आदि खेल कूद की गतिविधियों के लिए हमने अवस्थापना सुविधाओं का विकास इस रूप में प्रदेश में किया है। प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि प्रदेश का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में प्रतिभाग करता है तो 10 लाख रुपए प्रतिभाग करने के लिए प्रदेश सरकार उन्हें प्रदान करती है। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग के लिए 5-5 लाख रुपए प्रदेश सरकार की द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते हैं। और प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि हमने तमाम ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से हम लोग पुलिस बल में और अन्य तमाम विभागों में सीधी भर्ती के बल पर सीधी नियुक्ति उन्हें प्रदान करने का कार्य करते हैं। जिसमें हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय को हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर,
क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग खिलाड़ी अखिल श्योराण को और कबड्डी खिलाड़ी श्री अर्जुन देसवाल को हम लोगों ने सीधे पुलिस यानी डिप्टी एसपी का पद उन्हें देकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। लखनऊ में ये आयोजन पुलिस के लिए एक नया इतिहास रच रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये क्लस्टर न सिर्फ खेल की भावना को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पुलिस जवानों की फिटनेस और एकता को भी दिखाएगा। सीएम योगी ने इस मौके पर साफ किया कि यूपी सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रतिबद्ध है। नौकरी और सम्मान की ये पहल खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। ये उद्घाटन यूपी के लिए गर्व का पल है, जो खेल और सुरक्षा का शानदार संगम लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगातों की बौछार की। सीएम योगी ने कुल 91 करोड़ 22 लाख रुपए की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 4 नए सीएनजी बसों को भी हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर के दौरे पर हैं। सोमवार को सीएम योगी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी। 91.22 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, 1357.25 लाख की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, 7765.67 लाख की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास, 7084.35 लाख से बने सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास, 162.23 लाख की लागत से यांत्रिक अभियंत्रण विभाग भवन का विस्तार, 154.28 लाख की लागत से बने IRTC-ITCA विभाग के विस्तारित भवन का लोकार्पण, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण, विद्युत सबस्टेशन के पास निर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण, सरस्वती वाटिका एवं बिस्मिल पार्क के साथ नई 4 सीएनजी बसों का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आज भारत दुनिया में खुद को साबित कर रहा है। कोई भी सफलता टीम वर्क से ही प्राप्त होता है और कोई भी विफलता जब टीम वर्क में सभी सदस्य केवल अपने लिए तो सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं सोचते, तो उस आपसी खींचतान के कारण उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अगर वह कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी रैंकिंग भी उससे प्रभावित होती भी जाती है। आज का समय एक प्रतिस्पर्धा का समय है। आपने देखा होगा, कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। हम हमेशा समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। समस्या कोई चुनौती नहीं होती, समस्या हमारे जीवन की चुनौती नहीं हो सकती। चुनौती तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम समस्या पे सोचते 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 पीछे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो समस्या अपने आप छंटती जाती है और रास्ते निकलते जाते हैं। इसलिए समाधान की तरफ जाएंगे तो रास्ते निकलेंगे, और समस्या पे सोचोगे तो आपके पास 10 बहाने मिलते जाएंगे। बहाना नहीं, हमें रास्ता निकालना है, और उस रास्ते को निकालने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी रैंकिंग आपकी आई है। मैं देख रहा था विश्वविद्यालय की रैंकिंग को भी, अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे
अच्छी रैंकिंग के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। NIRF की रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें इंजीनियरिंग श्रेणी में 84वीं, विश्वविद्यालय की श्रेणी में 94वीं और राज्य विश्वविद्यालय के श्रेणी में 40वीं रैंक विश्वविद्यालय ने स्थापित की है। बता दें कि विश्वविद्यालय में कुल 20 एसोसिएट प्रोफेसर और 56 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पिछले दिनों हुई थी। उन सभी शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किए। MMMUT में शोध प्रकाशन और पेटेंट को बढ़ावा दिए जाने के लिए टैलेंट इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच उत्कृष्ट शोध और पेटेंट प्रकाशन के लिए कुल 100 शिक्षकों और अभ्यर्थियों को विभिन्न पुरस्कारों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया। इन शिक्षकों विद्यार्थियों को कुल 9,39,529 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समाजवादी पार्टी के विधायक विनय शंकर तिवारी की आवास पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में की गई है। आज सुबह से ही लखनऊ में हलचल मची हुई है। देखिए लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडी की टीम ने समाजवादी पार्टी के विधायक विनय शंकर तिवारी के घर पर छापा मारा। ये कार्रवाई बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में हुई है। बताया जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी का नाम गंगोत्री एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी से जुड़ा है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक लोन लिया और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ईडी की टीम विनय शंकर तिवारी के महानगर इलाके में स्थित घर पर पहुंची। टीम के साथ भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी थे। छापेमारी के दौरान घर की तलाशी ली गई और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है, जब गंगोत्री एंटरप्राइजेज ने बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 7 बैंकों से बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन ये लोन चुकाया नहीं गया और पैसों को दूसरी जगहों पर डाइवर्ट कर दिया गया। ईडी का दावा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है। ईडी की ये कार्रवाई सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रही। गोरखपुर, नोएडा, मुंबई और दिल्ली में भी विनय शंकर तिवारी से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए। गंगोत्री एंटरप्राइजेज के ऑफिसों की भी तलाशी ली गई। ईडी ने पहले भी इस मामले में तिवारी की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। अब इस नई छापेमारी से साफ है कि जांच और गहरा रही है। लखनऊ में विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी ने सबको चौंका दिया है। बैंक लोन और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अब सियासत से लेकर अदालत तक पहुंच सकता है। ईडी की कार्रवाई से सपा खेमे में बेचैनी बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सूर्य समाचार के स्पेशल शो राज की बात में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर से खास बातचीत की। उन्होंने आपातकाल से लेकर किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात भी रखी। साथ ही हरियाणा के बजट की भी जमकर तारीफ की।